नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। कल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में काउंटिंग होने जा रही है। कल पता लगेगा कौन किसकी सरकार बनेगी। लेकिन हमारा मुद्दा जो आज है वो ये है कि क्या 1996 के बाद कोई भी पार्टी 28 के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं, क्योंकि 28 एक ऐसा आंकड़ा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में है जिसे अभी तक किसी ने पार नहीं किया है। क्या इस बार ये आंकड़ा पार होगा? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ेंगे द न्यूज रूम 24 आवाज के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर अहमद अली फयाज। दिल्ली से जुड़ेंगे द न्यूज रूम 24 आवाज के डायरेक्टर विकास शेखर शर्मा। और जम्मू स्टूडियो से मेरे साथ होंगे माई एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक खजूरिया। तो तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, बताएंगे आपको कि आखिर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में कौन सी पार्टी कहां तक पहुंचेगी और 28 का आंकड़ा कौन सी पार्टी पार करती है। तो सबसे पहले अहमद अली फयाज से नगर से। फयाज साहब, मेरा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, क्या वो 28 का आंकड़ा पार करेगी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में ही 28 के आंकड़े को पार कर पाएगी? अभी तक जो हमारे पास एग्जिट पोल्स हैं, हालांकि हमें ये मालूम नहीं कि इनके सैंपल साइज़ क्या है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने सर्वे किया है, लेकिन अभी तक हम इनको मान रहे हैं इस बात के बावजूद कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बहुत सारे इनके एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे। लेकिन ये जो इलेक्शन है इसको लेकर के हमारा भी एक तजर्बा है। मैंने ज़ाती तौर पर 90 के बाद जो सभी इलेक्शन यहाँ के कवर किए हैं, असेंबली के, पार्लियामेंट के लोग और ये जो म्यूनसिपलिटी के, पंचायत की सभी, तो इसकी बुनियाद पे मैं आपको ये सारा एग्जिट पोल और अपना तजर्बा जमा करके मैं बता सकता हूँ आपको कि ये पहली बार होगा 1996 के बाद कि कोई पार्टी 28 के आंकड़े से आगे जाएगी। हमारे नाजरीन के लिए ये बताना ज़रूरी है, थोड़ा सा पस मंज़र मैं दे दूँगा कि 96 से पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे इसमें आमतौर पे यहाँ पे 1977 से पहले कांग्रेस के हाथ में सब कुछ था और अक्सरियत इनकी रहती थी। जब 1977 का इलेक्शन हुआ तो इसमें तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली। वादी में उन्होंने 3 सीट्स को छोड़ करके सारी सीट्स उन्होंने जीत ली। 1983 का इलेक्शन भी अच्छी तरह से उन्होंने जीत लिया, इसमें भी ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी। फिर 1987 का इलेक्शन था, इसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 3/4 मेजॉरिटी उन्होंने वहाँ पे हासिल कर ली। उसके साथ कांग्रेस का इनका प्री पोल अलायंस था। फिर 90 के बाद जो इलेक्शन हुए, 96 में लास्ट इलेक्शन हुआ जिसमें किसी पार्टी को 30 से ज़्यादा या 40 से ज़्यादा सीट्स मिली। तो उस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिसका मैंने आपको बता दिया 3/4 मेजॉरिटी, इनको ये जो है 2/3 मेजॉरिटी 57 सीट्स इन्होंने मतलब हासिल कर ली थी 96 के इलेक्शन में। और इस इलेक्शन में बीजेपी ने भी 8 नशस्तें हासिल कर ली थी और कांग्रेस को मेरे ख्याल से 7 नशस्तें और बीएसपी को जो जिसमें शेख अब्दुल रहमान भी हुआ करते थे, 4 सीट्स उनको मिली थी, नेशनल पैंथर्स पार्टी को 1। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस उभरी थी सबसे बड़ी पार्टी और एक अच्छा खासा बहुमत उनको मिला था 96 में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई 99 में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आई और इसको एक अल्टरनेटिव के तौर पे पेश किया गया कि जो रीजनल एक मोनोपोली है या कुछ लोग इसको हेजेमोनी भी कहते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसका तोड़ करने के लिए एक रीजनल पार्टी पहली बार आई, एक क्रेडिबल रीजनल पार्टी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने फ्लोट कर ली 96 में। तो उसके बाद जो इलेक्शन अब तक हुए, किसी भी पार्टी को 28 से ज़्यादा सीट्स नहीं मिली हैं। तो जो 2002 का इलेक्शन हुआ इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 सीट्स मिली थी, ये 57 से आ गए थे नीचे 28 पे। और इसमें कांग्रेस को 20 नशस्तें मिली थी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 16, नेशनल पैंथर्स पार्टी को 4 और इसी बाकी लोगों को सीपीआईएम को 2 सीट्स मिली थी। जो 2008 वाला, बिल्कुल फयाज साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा। अभी मैं चलता हूं दिल्ली, यहां पर विकास शेखर शर्मा है। शेखर साहब, 28 का आंकड़ा कोई भी पार्टी इस बार पार करेगी, ये सवाल था। हो सकता है जैसे फयाज साहब कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां पार कर जाएं, लेकिन एक बड़ी वजह यह भी है कि जम्मू कश्मीर में इन विधानसभा चुनावों में रीजनल डिवाइड की जो बात हमने कल की थी, क्या उसका इंपैक्ट रहेगा?
पवन जी, बेशक रीजनल डिवाइड का ही इम्पैक्ट रहेगा, और मैं फयाज साहब से एग्री करता हूं जब वो खुश होकर कहते हैं कि कोई एक पार्टी 28 का आंकड़ा पार करेगी। पर मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा कि एक नहीं, कल 2 पार्टीज 28 का आंकड़ा पार करेंगी। 28 ही नहीं, शायद 30 को पार कर जाए। और वो 2 पार्टी ऑफकोर्स जैसे वो कह रहे हैं एनसी होगी श्रीनगर से, और जम्मू खित्ते से वो बीजेपी होने वाली है। ये तो क्लियर है, क्योंकि देखिए 28 का आंकड़ा पार नहीं करा, पर आजकल 2020 क्रिकेट है। वैसे ही जो बैलेट्स में बंद हुए हैं, किसी को नहीं मालूम कितने चौके छक्के लगेंगे कल। ठीक है, आपका भी कहना सही है कि कितने सिक्के चौके लगेंगे वो कल देखना पड़ेगा। लेकिन दीपक के पास में आऊंगा। दीपक, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में जो इस समय एग्जिट पोल आए, ओपिनियन पोल आए, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू डिवीजन में एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ रही है, और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर में। क्या कश्मीर में, जैसे हमने कल कहा था, रीजनल डिवाइड के साथ साथ सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा, और जम्मू में जो जम्मू की कुछ जो लोकल पार्टीज जो स्वरूप में नहीं आ सकी, जिनका अमर्जर हो गया सभी के साथ, लेकिन जम्मू में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, क्या ये गेन कर पाएगी? देखिए, साफ सी बात है, मैं आपको ये बताऊं कि पहले तो जो आपका मेन सवाल है जो उस पर बात करते हैं, मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में 28 का आंकड़ा दोनों जो मुख्य मेन पार्टियां हैं, जैसे जम्मू में बीजेपी है और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों में से मुझे ये लगता है दोनों नहीं पार कर पाएंगी। इन दोनों पार्टीज में या तो बीजेपी 28 के आंकड़े को पार कर जाएगी, और जो भी 28 का आंकड़ा पार करेगी वो फिर 30 के पार भी जाएगी, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी। तो ये दोनों में से एक ही पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, और वो तो जाहिर है, मगर 28 का आंकड़ा भी एक ही पार्टी पार करेगी। अब दूसरी चीज में आते हैं कि आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू में बीजेपी को अच्छा मुकाबला दे पाई, यानी कि ऊपरी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें पुंछ, राजौरी है और आपका किश्तवाड़ और डोडा जिला आता है, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मुकाबला है, और प्लेन्स में कांग्रेस और बीजेपी का। अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों जगह कुछ सीटें जीत पाई, तो फिर बीजेपी को शायद ये 28 से नीचे रोकने में सफल हो जाएं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस श्रीनगर से अगर अच्छी सीटें ले जाता है, तो फिर सरकार बनाने के बहुमत के नजदीक पहुंच पाएंगे। मगर ये चांस बहुत कम लग रहे हैं कि दोनों पार्टियां 28 या 30 को क्रॉस कर पाए, यानी कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत जबरदस्त इन दिनों दौड़ चल रही है इसमें, और ये कल जो है साफ होगा। मगर लग ये रहा है एक पार्टी ही 30 या 28 के आंकड़े को पार कर पाएगी, मुझे ये लगता है। बिल्कुल, आपका अनुमान भी सही हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जहां पर चुनाव हुए थे, उसके बाद जो अभी तक जहां तक जो समीकरण दिख रहे हैं, उसमें मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार ये रिकॉर्ड टूटेगा, कि बीजेपी का भी टूट सकता है और एनसी का भी टूट सकता है। तो मैं चलता हूं एक बार फिर कश्मीर में फयाज साहब के पास। फयाज साहब, जैसा आपने पहले कहा था कि पीडीपी जब स्वरूप में आई थी, जब पीडीपी का गठन हुआ, उसके बाद उसने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया, पहली बार में ही इतनी ज़्यादा सीटें ले ली। क्या आपको लगता है कि इस बार जो एक नई वहाँ पर जमात खड़ी होने की कोशिश में थी, जिसमें इंजीनियर शीद की पार्टी और साथ में कुछ सेपरेटिस्ट जो मिलकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, क्या ये ऐसा डेंट डाल पाएंगे पीडीपी की तरह? मैं आऊँगा आपके सवाल की तरफ। ये बताना पहले ज़रूरी है, मैं 2002 का जिक्र कर रहा था, इसमें मैंने आपको बता दिया कि 28 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली थी, बाकी सारी पार्टी से नीचे रही थी। 2008 में भी इनको 28 सीट्स मिली थी, सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यही थी। 2014 में लेकिन एक तब्दीली ये आई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदले पीडीपी ने 28 सीट्स हासिल कर ली थी। उस वक्त बीजेपी 25 तक आ गई थी। जो अभी हमारे पास जो सवाल है, अगर यहाँ पे डिलिमिटेशन नहीं हुआ होता, अगर यहाँ पे 37 सीट्स ही होती, क्योंकि जम्मू की 6 सीट्स यहाँ पे बढ़ चुकी हैं, अगर ये ना हुआ होता, मैं आपको बताता कि भारतीय जनता पार्टी 22 से आगे ही नहीं जाएगी। अब चूंकि 6 सीट्स वहाँ पे जुड़ चुकी हैं, जम्मू में और कश्मीर में सिर्फ 1 सीट जुड़ी है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और ये मैं क्यों, मुझे इस बारे में नज़र नहीं आ रहा है कि 28 से आगे जाएंगे, वो इस वजह से है कि मैंने 2014 का और 2019 के इलेक्शन जो मैंने देखे हैं, लोकसभा वाले इलेक्शन, 2014 का असेंबली वाला इलेक्शन और पार्लियामेंट वाला इलेक्शन, इन दोनों में मैं बीजेपी वाली वेव नहीं कहूँगा, मैं इसको मैं मोदी वेव कहूँगा, जो बिल्कुल नुमायाँ थी 2014 में, और इसके बाद 2019 में उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि जो पुलवामा में ये फिदायीन अटैक हुआ था, जिसमें 40 के करीब
सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे और उसमें फिर बड़ी कार्रवाइयाँ बीजेपी ने की थी। एक जज्बाती यहाँ पे सूरत हाल पैदा हो गई थी जिसमें क्लियर लग रहा था कि बीजेपी के हक में एक बहुत बड़ी वेव चल रही है जो इस वक्त 2024 के असेंबली वाले इलेक्शन में हमें नज़र नहीं आ रही है। इस वजह से मुझे यह नहीं लग रहा है कि 28 से ऊपर ये जाएंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ तक ताल्लुक है ये पहली बार हमें लग रहा है कि अब इस बार ये 30 का आंकड़ा पार करके हमारा अंदाज़ा है कि 34 तक ये लोग जा सकते हैं। जो आपका सवाल है कि ये जो बाकी पार्टीज़ यहाँ पे आई हैं, जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों के सामने दो किस्म की पार्टीज़ हैं। एक वो पार्टीज़ हैं जो उनको लग रहा है कि जो रिप्रेजेंट कर रही हैं सो कॉल्ड कश्मीर सेंटिमेंट को, जिसमें सबसे बड़ा चुनाव निशान यही सिंबल है जो हल है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो चुनाव निशान है। मेरा अंदाज़ा है कि पीडीपी को भी कम से कम 12-15 सीट्स मिलती अगर उन्हें 2014 में बीजेपी के साथ सरकार ना बनाई होती। तो इस वजह से उनको वो डेफिसिट यहाँ पे मतलब फेस करना पड़ रहा है। बाकी जो ये पार्टीज, और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा अंदाज़ा है कि 8 और 9 के करीब इस वक्त फिर भी ये हासिल कर लेंगे ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसके अलावा जो पार्टीज यहाँ पे है उनकी ज़्यादा तादाद नहीं है। एक पार्टी यहाँ पे है अल्ताफ बुखारी की, जो जिसको हम अपनी पार्टी कहते हैं, और ये 2019 में जो तब्दीलियाँ यहाँ पे आई हैं जिसमें एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ है, इसके बाद ये मार्च 2020 में ये पार्टी बनी थी। और इसमें कई लोग मिले ऐसे आए थे जो पीडीपी से निकल कर के आए थे, कुछ लोग कांग्रेस वगैरह से निकल कर के भी आए, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग वही थे जो पीडीपी वगैरह से आए थे। उन लोगों की एक बड़ी तादाद अब वहाँ से निकल चुकी है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 2024 का लोकसभा वाला इलेक्शन है, इसमें दो पर्टिकुलर पार्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा दचका लग चुका है। वो अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी और सजाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस है। नॉर्मल हालात में ये लोग अगर ये इंजीनियर रशीद वगैरह को इसमें ना लाया होता तो इस सूरत में मुझे लग रहा है ये कोई मेरे ख्याल से 10-12 सीट्स यहाँ से हासिल कर सकते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक वो कम्पिटिटिव सेपरेटिज्म तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक सीडो सेपरेटिज्म का यहाँ पे माहौल बना है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को तनकीद करने की, दिल्ली सरकार को तनकीद कर, इसमें एक कंपटीशन यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे एक कंपार्टमेंटलाइजेशन एक हो चुकी है। कुछ लोग जो अक्सर लोग जो यहाँ पे हैं वो देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और जो पीडीपी है, हालांकि पीडीपी इनसे अलग इलेक्शन लड़ रही है, उनको लग रहा है कि ये हमें बड़ी हद तक रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक इम्प्रेशन यहाँ पे यही तैयार किया गया है। जो फयाज साहब थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूँगा। फयाज साहब थोड़ा डिस्टर्बेंस ऑडियो में आ रहा है, बीच में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं आपके पास फिर वापस आऊँगा अगला सवाल लेकर, लेकिन मैं अभी चलता हूँ विकास जी के पास। विकास जी, 28 का जो आंकड़ा है वो जम्मू डिवीज़न में बीजेपी, कश्मीर डिवीज़न में एनसी। क्या आपको लगता है कि कश्मीर में सभी लोगों की, सभी पार्टियों की एकजुटता और जम्मू में छिन भिन होना कहीं ना कहीं ये अंतर आपको दिखाई देगा इस बार? पवन जी, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी झोल है। कश्मीर में ज्यादा पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, बहुत ही फ्रेगमेंटेड सी पिच है और विकेट क्रैक है। जहां एनसी नहीं है वहां पीडीपी इनरोड्स बनाएगी, और जहां जो ये दोनों कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही हैं वहां छोटी छोटी पार्टियां अपना असर दिखाती नजर आ रही हैं। इसके बावजूद कहा यह जा रहा है कि एनसी 30 से ऊपर जाएगी। ये कहीं बहुत ज्यादा विशफुल भी हो सकता है, और मुझे लग रहा है यहां, जैसे फयाज साहब का वर्ड लूंगा, कहीं एनसी को गच्चा ना लग जाए कल। मैं दीपक के उल्टी बात करता हूं कि बीजेपी तो भले 30 पार कर जाएगी, कहीं एनसी को हम 25 से नीचे ना देखें, क्योंकि कश्मीर की विकेट, आप एक बात याद रखिए, लोकसभा इलेक्शंस में ओमर अब्दुल्ला खुद हारे हैं। यहां भी उनकी 2 सीटें अभी जो जिस पे वो कंटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल श्योर नहीं है। अगर ओमर अब्दुल्ला खुद श्योर नहीं है कि 2 सीटों से जीतेंगे, तो एनसी को हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर जो 30-35 कह रहे हैं, ये भी कल उल्टा प्रूव हो सकता है। ये मैंने एक बार फिर कहूंगा, 2020 क्रिकेट है, बास्केट के अंदर क्या बंद है किसी को नहीं मालूम। कल मैदान कुछ और बोले, पिच कुछ और अनाउंस करे, देखिए तो सही मौसम कैसे बदलता है। और मुझे लगता है मौसम जम्मू में बीजेपी खुशनुमा कर देगी, कहीं एनसी गच्चा ना खा जाए। मैं फयाज साहब का एक बार फिर वर्ड चोरी करते हुए कहता हूं, कहीं एनसी 25 से नीचे ना रह जाए सुबह।
बिल्कुल, आपका भी आंकलन सही हो सकता है, क्योंकि जो हालात इस समय कश्मीर के भीतर बने हुए हैं, फ्रेगमेंटेड है जिस साहब। तरह से फयाज साहब कह रहे थे कि जो छोटी सी पार्टी थी वो वहाँ पर इतना दम नहीं दिखा पा रही है। चलो मैं दीपक के पास चलता हूँ। दीपक, एक बड़ा सवाल जो मेरे जहन में घूम रहा है वो ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी, एनसी, कांग्रेस ये तीनों मिलके उस आंकड़े को पार कर पाएंगे जो नंबर्स चाहिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, जैसा विकास जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये अंदेशा लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी 35 को भी क्रॉस ना कर जाए और फिर कुछ इंडिपेंडेंट को लेकर वो अपनी सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं, क्योंकि 5 तो नॉमिनेटेड जी, हो जी, गई बिल्कुल। होंगे, तो पीछे 8 लोगों का सिर्फ वो चाहिए होगा। पवन जी, मैं जैसे मेरे दोनों सहयोगियों ने बात की, अहमद अली फयाज साहब और विकास साहब, दोनों ने जैसे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बढ़ सकती है, और विकास जी ने जैसे कहा कि हो सकता है एनसी नीचे रह जाए और बीजेपी बहुत ज़्यादा गेन कर जाए। तो मैं आपको एक बात कहूं, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो कहता है, मुझे जो लग रहा है अभी की जो सिचुएशन है, तो नज़रें मेरी 3 जगह होंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, बीजेपी पे और इंडिपेंडेंट्स पे। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट नहीं, पीडीपी पे मैं उतनी नज़र नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि पीडीपी का मैं ऑलमोस्ट मान के चल रहा हूँ 6 से 8, मगर मेरी नज़र इसलिए इंडिपेंडेंट्स पे ज़्यादा है क्योंकि जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 25 के करीब रह जाती है, 20 से 25 के बीच, और वहाँ बीजेपी ले जाती है 35 के करीब, तो बीजेपी की पहली और आखिरी कोशिश यही होगी कि हम पीडीपी, कांग्रेस और एनसी को सत्ता से बाहर रखें और इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर अकेले सरकार बनाएं। ये बीजेपी की प्रथम कोशिश है, और इसको लेकर बयान उनके शुरू से आते रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जब पूर्ण बहुमत बीजेपी कहती है तो उनका मतलब यही होता है कि बीजेपी की सत्ता, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट्स को कुछ साथ ले सकते हो। तो इसलिए सबसे ज्यादा नजर एनसी बीजेपी पर इसलिए लगी हुई है कि ये दोनों पार्टीज में से कौन गेन करता है, और जैसे विकास जी ने वर्ड इस्तेमाल किया गच्छा खाना, तो ये दोनों में से कोई ना कोई तो कल गच्छा खा सकता है, इतना मुझे कंफर्म है। और अब कौन खाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं पवन जी आपको एक बड़ी बात बता दूं, जिसको लेकर मैं आज सुबह से लगातार बात कर रहा हूं, वो होगा 8 से 10 सीटें सरप्राइज करेंगी। ये 8 से 10 सीटों में से 6 से 7 कश्मीर में हो सकती हैं, या 6 से 7 जम्मू में हो सकती हैं। ये 8 से 10 सीटें वो होंगी जहां 2000 से लेकर 500 तक के मार्जिन से भी जीत कर आ सकते हैं कैंडिडेट। ये वही जो सीटें होंगी, वही सीटें सारा हेर फेर बदलेंगी, और ये सीटों पर हमारी बहुत नज़दीकी से नज़र रहेगी। हमने लगातार कैंपेनिंग में भी इन सीटों का बहुत बड़ा जिक्र किया है, और ये सारी सीटें आप देखना सरप्राइज करने वाली हैं। और ये सरप्राइज जो होगा, यही या तो बीजेपी को काफ़ी राइज करवा देगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत नीचे ले आएगा। तो दोनों ओर का जो गेम है, सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी बीजेपी और एनसी पे रहेगी। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि हो सकता है कांग्रेस एनसी का अलायंस तो है ही है, पीडीपी इनके साथ मिलकर सरकार बना ले, पर यह सब भी तब पॉसिबल होगा, एनसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि कांग्रेस का हम ऑलमोस्ट मान के चल रहे हैं 9 से 11, 11 से 1-2 प्लस माइनस, पीडीपी का हम मान के चल रहे हैं 7-8 से 1-2 प्लस माइनस। तो इसलिए हमें ऑलमोस्ट ये कंफर्म है। और ये ऐसे एग्जिट पोल हैं पीडीपी और कांग्रेस को लेकर, जो जम्मू के पॉलिटिकल एनालिसिस और रिपोर्टर्स और कश्मीर के पॉलिटिकल एनालिसिस और रिपोर्टर्स और दिल्ली के लोग सभी तकरीबन सेम मान रहे हैं। मगर दिक्कत कहां आ रही है? कश्मीर के लोग कह रहे हैं एनसी राइज करेगी, जम्मू के लोग कह रहे हैं बीजेपी राइज करेगी। पर दिक्कत यहां पर है कि ये दोनों में से राइज एक ही करेगा। जो राइज कर गया उस तरफ की सरकार है, ये बिल्कुल साफ है। और पीडीपी की हम भूमिका इसलिए इंपॉर्टेंट मान रहे हैं क्योंकि पीडीपी ने बेशक बयान दे दिया है कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के साथ जाना है, मगर पीडीपी कहीं भी जा सकती है। राजनीति में कोई भी परमानेंट बिल्कुल 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 किंग मेकर में इसलिए है, बिल्कुल पीडीपी किंग मेकर हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जो पहले बयान आ रहे थे कि राम माधव को इसलिए जम्मू कश्मीर भेजा गया है, जैसे पहले हुआ था। आखिरी सवाल छोटा छोटा मैं आंसर लूंगा, ज्यादा समय नहीं है। मैं सबसे पहले मैं चलता हूं एक बार फिर अहमद अली फयाज के पास। फयाज साहब, राम माधव का इंपैक्ट पड़ेगा क्या कश्मीर में? देखिए, राम माधव जी ने आते ही कहा है कि हमें जो पुराने राबिते हैं, उनका राबिता पुराना किसके साथ है? 2014 में उन्होंने सरकार बनाई थी बीजेपी ने पीडीपी के साथ, तो उन्होंने एक एतबार से ये कहा कि हम पीडीपी के साथ अपना जो पुराना राबिता है वो बहाल करना चाहते हैं। मेरा
इस बारे में अंदाज़ा ये है कि इससे पीडीपी को किसी हद तक नुकसान हुआ है, क्योंकि लोगों ने ये समझा है कि बीजेपी के यहाँ पे साथी हैं। इस बात के बावजूद कि जो होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू में स्पीच दिया था पहले इंतखाबी जलसे में, तो इसमें उन्होंने 3 पार्टीज़ का ही नाम लिया था जिनको डायनास्टिक पार्टीज़ कहा था। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी उन्होंने नाम लिया था इनका। तो आम लोग इसको इसी हिसाब से देखते थे कि ये एक साइड पे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी। इस बात के बावजूद कि पीडीपी अलग से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जो इसके अलावा जो दूसरी पार्टीज़ हैं जिनका उन्होंने नाम कभी नहीं लिया, जैसे इंजीनियर रशीद की पार्टी है, सजाद लोन की पार्टी है, अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, और जो जमात इस्लामी है, सरजान बरकती वगैरह, इनका कोई जिक्र बीजेपी की तकरीरों में नहीं आया। इस वजह से यहाँ पे एक ये तासुर आखिरी दिनों में, मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले 10-15 दिनों में, ये काफ़ी तकवीत, मतलब ये स्ट्रेंथन हो गया ये इम्प्रेशन कि ये लोग यहाँ पे जो मेजॉरिटी वोट है यहाँ का वो काट करके बीजेपी के सहयोगी बनना चाहते हैं। इस वजह से यही वजह हमें लग रही कि इनका अभी सारा पता चलेगा कल, लेकिन अभी तक हमारा अंदाज़ा ये है कि इनको इससे इनका नुकसान हुआ, और जहाँ ये 10 या 15 सीट्स यहाँ पे हासिल कर सकते थे, वहाँ पे ये 8, 9 या 10 के नीचे ही रह जाएंगे इस वजह से। तो राम माधव का फयाज साहब मैं बीच में एक लाइन बोलूंगा। फयाज साहब, मुझे लगता है जैसे आपने कहा, राम माधव जी ने कहा था पुराने रास्तों पर चलना है, तो मुझे लगता है पुराने रास्तों पर ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है, वो रास्ते अच्छे हो चुके हैं चलने के लिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि ये इंतखाबी मुहिम पहली बार इस तरीके से जज्बाती लाइन्स पे ली गई है। मुझे नहीं लग रहा है कि कश्मीर वादी की कोई पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अल्ताफ बुखारी पार्टी है, सजाद की पार्टी है, या इवन जमात इस्लामी के ये लोग जिनको इजाज़त दी गई इलेक्शन लड़ने की, इनमें से कोई एक भी बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाने की पोजीशन में है। ठीक है फयाज साहब, आपका भी ये बात सही हो सकता है, लेकिन मैं अब चलता हूं दिल्ली। लेकिन मेरे पास एक बड़ा सवाल है। मुझे एक बहुत ही करीबी एक पार्टी, में नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी पार्टी के एक बड़े सोर्स ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना रही है जम्मू कश्मीर में। विकास जी, उन्होंने जो मुझे आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा है 40 का, कि 41 और 39, और उसके बाद 5 अपनी, 1-2 इंडिपेंडेंट। क्या ऐसा हो सकता है? और ये सरप्राइज का है उन्होंने। देखिए पवन जी, फयाज साहब जो बात कर रहे हैं वो उनके एक्सपीरियंस से कर रहे हैं, और जो उन्होंने महसूस किया है। और सच है कि कश्मीर इस इलेक्शन को एक सेंटीमेंट के तहत लड़ रहा है। 370 का जाना कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। जम्मू वालों का रिस्पांस इस पे मिक्स था। उसके बाद आज जम्मू क्या सोचता है वो बैलेट के अंदर बंद है। उनका गुस्सा जा तो बीजेपी पर निकलेगा, या वो अपनी स्टडी पार्टी बीजेपी के साथ एक बार फिर 10 सालों के बाद भी खड़े हुए मिलेंगे। लेकिन जो आप आंकड़ा कह रहे हैं, आंकड़ा 40 का हो, 41 का हो, 35 का हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। होने क्या वाला है कल देखिए आप। एक्सपर्ट्स एक जगह हैं, कुदरत अपनी जगह है। 370 के बाद पहली इलेक्शन बीजेपी की भी साख दांव पर है। कल सुबह मेरा फिर मानना है बीजेपी 30 से 33 सीट लेकर, 5 तो नॉमिनेटेड, और 37-38 तक मैं उसको पहुंचते देख रहा हूं। तो जो आपका दोस्त कह रहा है, जो आपका सोर्स कह रहा है, वो बड़ा ज्यादा गलत नहीं है। और जब बीजेपी अपने दम पर 37-38 पर आ जाएगी, कोई भी हंसकर, बिकॉज दैट्स अ पार्टी दैट्स रूलिंग द सेंटर, उनके साथ कोई भी अलायंस करना चाहेगा। पवन जी, ये कल 12 बजे तक ये बात। दीपक छोटा सा सवाल, छोटा सा आंसर। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बना सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो जब कोई पार्टी, और फिर बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में ये बयान देकर खुद गए हैं, तो उनके बयान के पीछे कुछ ना कुछ तर्क तो ज़रूर होगा। तो वो तर्क जो है वो यही होगा कि कुछ सरप्राइजेस होंगे। वो सरप्राइजेस कल 11-12 बजे तक सामने आ जाएंगे।
ऐसी बात है कि पॉसिबिलिटीज़ कभी भी पॉलिटिक्स में ख़त्म नहीं होती, तो पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है। मगर यही बात है कि कल कोई ग्राफ बहुत चढ़ेगा जैसे शेयर मार्केट में होता है, और कल कोई ग्राफ बहुत गिरेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल, देखना बहुत बिल्कुल। अहम होगा कि किस तरफ जो है करवट बदली जाती है, बिल्कुल। और उसके बाद करीबन कल 12 साढ़े 12 बजे साफ हो जाएगा सरकार किसकी होगी। सियासत है, सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। सियासतदान जो हैं वो सियासत करते हैं। 28 के आंकड़ों को भूल जाइए। जो सरप्राइज, जो मिराकल कल होगा जैसा बताया जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि जो सोर्स की खबर है कि हम उस आंकड़े को टच करेंगे। 5 जो नॉमिनेटेड हैं उनके साथ कुछ लोगों को और मिलाकर सरकार पूर्ण बहुमत की बनाएंगे। खैर देखना होगा, कल जब काउंटिंग शुरू होती है 10-11 बजे के करीब तस्वीर साफ हो जाएगी कि कुर्सी पर उमर अब्दुल्ला साहब बैठेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम। खैर आज के लिए सभी का शुक्रिया, आपने अपना हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।